हे गाइस, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार एसआई स्पेशल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मुक्त जीवाणु को धान की खेती की उपज बढ़ाने के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है? इसका आंसर है एनाबेना, ऑप्शन नंबर सी। एनाबेना फिलामेंट्स नील हरित शैवाल की एक प्रजाति है जो कि प्लवक की तरह मौजूद होती है। यह नाइट्रोजन फिक्सिंग क्षमताओं के लिए जानी जाती है। एनाबेना पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देती है। आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट सल्फेट COSO4 को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर है लाल विट्रियोल। कोबाल्ट सल्फेट को लाल विट्रियोल के रूप में भी जाना जाता है। इस यौगिक का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सुखाने वाले अभिकर्म को यानी ड्राइंग एजेंट्स को तैयार करने के लिए और कृषि में पेस्चर टॉप ड्रेसिंग के लिए किया जाता है। और नीला विट्रियोल, कॉपर सल्फेट को नीला विट्रियोल कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। हरा विट्रियोल कहा जाता है लौह सल्फेट हरा विट्रियोल कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है FeSO4। तथा सफ़ेद विट्रियोल, वाइट विट्रियोल, यह जिंक सल्फेट को सफ़ेद विट्रियोल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। MPLAD योजना वर्ष में प्रतिपादित की गई थी। इसका आंसर है 1993। MPLAD योजना 1993 में शुरू की गई थी। MPLAD का फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। यह स्कीम 23 दिसंबर 1993 को शुरू की गई थी। अंडर दिस स्कीम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इस योजना के तहत संसद सदस्य स्थानीय स्तर पर महसूस की जाने वाली ज़रूरतों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, स्वच्छता आदि के आधार पर सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के लिए काम करने की सलाह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ राष्ट्रपतियों के शासन द्वारा किए गए निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता के प्रभाव या उसके बारे में बताता है? इसका आंसर है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 संघ द्वारा किए गए निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता के प्रभाव या उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 366 इसके तहत विविध प्रावधानों की परिभाषा के बारे में बताता है। आर्टिकल 367 विविध प्रावधानों की व्याख्या के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 368 यह संविधान और प्रक्रिया में संशोधन के बारे में बताता है। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट्स के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क डैश में स्थित है। इसका आंसर है केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। यह केरल के पलक्कड़ जिले के पूर्वोत्तर कोने में केरल में नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास स्थित है। इसे औपचारिक रूप से 1984 में एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया था। इसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है और 2012 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जिस भौतिक मात्रा में परिमाण और दिशा होती है वह डैश कहलाती है। इसका आंसर है सदिश मात्रा। जिस भौतिक मात्रा में परिमाण और दिशा होती है वह सदिश मात्रा कहलाती है। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। फॉर एग्जाम्पल बल, वेग, त्वरण इत्यादि। अदिश मात्रा, एक अदिश मात्रा में केवल परिमाण होता है
और कोई अन्य विशेषता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल तापमान, द्रव्यमान, गति इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में निहित है। इनमें से किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां शामिल हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। डैश तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उस राजस्व से अधिक हो जाता है जो उधार के पैसों को छोड़कर उत्पन्न होता है। इसका आंसर है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उस राजस्व से अधिक हो जाता है जो उधार के पैसों को छोड़कर उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब सरकार इससे होने वाली कमाई से अधिक धन व्यय करती है। सिंपल भाषा में फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार इससे होने वाली कमाई से अधिक धन खर्च करती है। साधारणतः राजकोषीय घाटा देश के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। भारत का 2018-19 का फिस्कल डेफिसिट राजकीय घाटा जीडीपी का 6.39% था, यानी 6.45 लाख करोड़। 2018-19 में आप सोच सकते हैं 2018-19 में 6.45 लाख करोड़ का घाटा हुआ था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत में द्वार निर्माण है? इसका आंसर है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पर्वत में द्वार निर्माण है। द्वार निर्माण हिमालय की तलहटी में बाढ़ के मैदान हैं और वे इस क्षेत्र के आसपास के चाय बागानों के विकास में सहायक होती है। आगे चलते हैं। बिहार के पुलिस महानिदेशक कौन है? यानी बिहार के डीजीपी कौन है? तो बिहार के पुलिस महानिदेशक हैं गुप्तेश्वर पांडे। गुप्तेश्वर पांडे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं बिहार के करेंट टाइम में। 1987 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे बिहार के 51वें डीजीपी हैं। 51वें डीजीपी बने हैं गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्ति से पहले उन्होंने बिहार पुलिस अकादमी और बिहार सैन्य पुलिस महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया था। आगे चलते हैं। द वे आई सी इट पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है गौरी लंकेश। द वे आई सी इट पुस्तक के लेखक हैं गौरी लंकेश। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सीमांत चीन प्रकार, खाड़ी प्रकार, नटाल प्रकार, जलवायु प्रकार में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? इसका आंसर है गर्म गीले जंगल और बांस। गर्म आर्द्र वन और बांस गर्म शीतोष्ण क्षेत्र 30 से 45 डिग्री उत्तर दक्षिण में पूर्वी सीमांत जलवायु प्रकार के साथ पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? इसका आंसर है केरल में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल में मुज्जिकल सिल्वर हिल्स कोझिकोड में स्थित है। यह भारत के कृषि मंत्रालय के तहत नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक सहायक कंपनी है। यह संस्थान मसालों की फसल से संबंधित अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन तैयार करने के लिए मानक तरीकों को सुनिश्चित करता है और साथ ही कीट और रोग प्रबंधन उपायों को भी लेता है। तमिलनाडु में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान तथा
राष्ट्रीय तपेदिक अनुसंधान संस्थान स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान इत्यादि स्थित है। आगे चलते हैं। शीर्ष से देखे जाने पर पानी की टंकी कम गहरी क्यों दिखाई देती है? इसका आंसर है अपवर्तन के कारण। शीर्ष से देखने पर पानी की टंकी कम गहरी दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। प्रकाश पानी में सीधी यात्रा करता है, लेकिन यह पानी से हवा में तिरछा उभरता है, तो यह सतह की और नीचे की तरफ झुकता है। इस झुकाव को अपवर्तन कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक है? इसका आंसर है अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। मालविकाग्निमित्रम एक नाटक है जिसमें राजा अग्निमित्र और उनकी नौकरानी मालविका की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस अर्थशास्त्री ने विकल्प लागत का सिद्धांत दिया? इसका आंसर है गॉटफ्रीड हैबरलर। गॉटफ्रीड हैबरलर ने विकल्प लागत का सिद्धांत दिया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? इसका आंसर है वैशाली। वैशाली वृज्जी की राजधानी थी, जो एक गणतंत्र राज्य था। 6वीं और 7वीं शताब्दी में राजशाही राज्य थे मगध, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, मत्स्य, सूरसेन, अवंती और गांधार। ये सभी राजतंत्र राज्य थे। गैर राजशाही राज्य यानी गणतंत्र राज्य थे मल्ल, वज्जी, कंबोज और कुरु। नेक्स्ट, एस्पिरिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया है? इसका आंसर है फेलिक्स हॉफमैन। एस्पिरिन का आविष्कार फेलिक्स हॉफमैन ने किया। एस्पिरिन का उपयोग ऊतकों में दर्द से राहत और रक्त को थक्का रोधी बनाने के लिए किया जाता है। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। लियो एच बैकलैंड ने बैकेलाइट का आविष्कार किया था तथा रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध यात्री फाहियान किस शासनकाल के दौरान आए थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। फाहियान पहले चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। फाहियान 405 से 411 ईस्वी के दौरान भारत आया था। फाहियान एक चीनी यात्री था। आगे बढ़ते हैं। हुक का नियम डैश से संबंधित है। हुक का नियम लोच से संबंधित है। लोच यानी इलास्टिसिटी। हुक का नियम इलास्टिसिटी से संबंधित है, लोच से संबंधित है। हुक के लोच के नियम में कहा गया है कि किसी स्प्रिंग का कुछ दूरी से संपीड़न या बढ़ाव उस बल या भार के सीधे आनुपातिक होता है जो उस पर लागू होता है। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कौन आया था? इसका आंसर है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस सबसे पहले मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में आया था। यह पहली बार सूरत गुजरात में एक कारखाना लगाने के लिए की अनुमति प्राप्त करने के लिए आया था जहांगीर के दरबार में। विलियम हॉकिंस 24 अगस्त 1608 को सूरत पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं। भूमि संरचना और स्थिति से संबंधित वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है
ओरोग्राफिक वर्षा या उच्चावच वर्षा। भूमि संरचना और स्थिति से संबंधित वर्षा को ओरोग्राफिक वर्षा या उच्चावच वर्षा यानी ओरोग्राफिक रेनफॉल और रिलीफ रेनफॉल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। डैश का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए बाह्य विकिरण चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए बाह्य विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। कोबाल्ट का एक रेडियोधर्मी रूप कोबाल्ट 60 एक परमाणु समूह के विकिरणों को कोबाल्ट को उजागर करके तैयार किया गया है। यह उद्योग और चिकित्सा विज्ञान में उपयोगी है। इसका उपयोग कैंसर चिकित्सा और जीव विज्ञान में रेडियोधर्मी अनुरेखक के रूप में किया जाता है तथा कार्बन 14 C14 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के कैनेटिक्स का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकेमिया चिकित्सा के लिए किया जाता है। सोडियम 24 रक्त के प्रवाह का पता लगाने के लिए नमक के घोल के साथ सोडियम 24 अंतःक्षिप्त यानी इंजेक्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूगोल का जनक माना जाता है? इसका आंसर है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। इरेटोस्थनीज एक प्राचीन यूनानी खगोलशास्त्री थे तथा गणितज्ञ और भूगोल शास्त्री भी थे। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य पृथ्वी की परिधि की सही गणना करना था। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। एंटोनी लवोसियर आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक हैं। हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में कपाल तंत्रिका के कितने जोड़े हैं? इसका आंसर है 12। मानव शरीर में कपाल तंत्रिका के 12 जोड़े मौजूद हैं। तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से उत्पन्न युग्मित तंत्रिकाएं होती हैं और उन अंगों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न लक्षित अंगों को आपूर्ति देती है। मेरु तंत्रिका की उत्पत्ति मेरुदंड से होती है और शरीर के विभिन्न हिस्सों को नियंत्रित करती है। हमारे शरीर में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। नीचे दी गई आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और पोर्टल पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपसे मिस ना हो पाए, सारे अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।